हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली चैप्टर नंबर चल रहा है 3 एंड हम टॉपिक पे हैं एटॉमिक रेडियस पे। फाइन, एटॉमिक रेडियस पे हम अपने पिछले दोनों लेक्चर्स में एक तो ट्रेंड्स पढ़ चुके हैं एंड आयनिक रेडियसेस के कंपैरिजंस पढ़ चुके हैं। फाइन, आज हम आयनिक रेडियस के ऊपर आखिरी लेक्चर लगाने वाले हैं एंड आखिरी लेक्चर बहुत ही धमाकेदार है बिकॉज इसमें बहुत कुछ बदलने वाला है। फाइन, सो आज का टॉपिक है इरेगुलरिटीज इन द एटॉमिक रेडियस, यानी कि वो चीजें जो एक्चुअली में सही तरीके से नहीं चल रही। यही तो केमिस्ट्री है। बस केमिस्ट्री की खूबसूरती यही है कि यहाँ चीजें सारी एज इट इज सीधा नहीं चलती हैं। फाइन, सो आज का टॉपिक है इरेगुलरिटीज इन एटॉमिक रेडियस। कहने को इसे एक्सेप्शंस कहा जा सकता है, यानी कि जो नॉर्मल से अलग है। ठीक है ना। फाइन, पर यार हर एक्सेप्शन का कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। यूं ही नहीं एक्सेप्शन बनती कोई चीज। ठीक है ना, हर चीज का कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर है। फाइन, एक एक्सेप्शन तभी कहना चाहिए जब यार वो उसका एक्सप्लेनेशन ना हो। मेरे हिसाब से तभी उसे एक्सेप्शन कहना चाहिए जब उसका एक्सप्लेनेशन ना हो। पर आज हमारे पास जितनी भी चीजें एक नॉर्मल ऑर्डर से अलग आने वाली हैं उन सब का हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे, इसलिए हम इसे इरेगुलरिटीज कहें तो ज्यादा अच्छा है। फाइन, चलिए सबसे पहले 3 चीजें पढ़नी है हमें। फाइन, तो 3 चीजों में सबसे पहला है डी ब्लॉक के फर्स्ट लाइन में हमें इसे मेंशन मतलब चेक करके लिखना है। ठीक है ना। सो केस नंबर 1, मैं 3 इरेगुलरिटीज के बारे में आज ज्यादा समझाना चाहता हूं, जिसमें केस नंबर 1 है ये लाइन। कुछ याद है कौन सी लाइन है ये? शक्ति विक्रमन फिको निकुंजन सस्ती वीसीआर में फिर एक बार निकल कॉपर जिंक। ठीक है ना। तो इस लाइन में एक गड़बड़। लो जी, नंबर लिख लेते हैं 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है ना। आज तक के हमारे पिछले लेक्चर्स में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अक्रॉस द पीरियड साइज करता है डिक्रीज एंड डाउन द ग्रुप साइज करता है इंक्रीज। फाइन, बिकॉज जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं हमने देखा है कि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, आप सेकेंड पीरियड के अंदर देख लीजिए, लिथियम के बाद बेरिलियम 4 प्रोटॉन्स, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। अल्टीमेटली जैसे जैसे इधर जा रहे हैं तो प्रोटॉन्स की गिनती बढ़ रही है, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है। कैन यू फील माय हैंड? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण साइज क्या हो रहा है? घट रहा है। मैं साइज बना रहा हूं अल्टीमेटली। कैन यू फील दिस? सो अल्टीमेटली अलोंग अ पीरियड साइज क्या होना चाहिए? डिक्रीज। यानी कि जनरली ये भी तो लेफ्ट से राइट मूव होना ही तो है। आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन 3rd से लेके 12th ग्रुप तक जब हम इसे लाइन से ही तो पढ़ते हैं एंड अलोंग द पीरियड ही तो पढ़ते हैं, तो ये जनरली क्या होना चाहिए? डिक्रीज, बिकॉज ऑफ increase in effective nuclear charge across period। फाइन, जैसा कि हर बार होता है अक्रॉस द पीरियड जाते टाइम एक एक प्रोटॉन बढ़ता है। देखिए यहां पे भी दिख रहा है 21 की बजाय यहां 22 प्रोटॉन है या 23 है। माना कि बाहर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, पर आप याद करिए हमने तो स्लेटर रूल पढ़ा है, बाहर का इलेक्ट्रॉन हो सकता है 0.35 रिपल्शन करे, हो सकता है 0.85 रिपल्शन करे, पर प्रोटॉन की पावर तो एक बढ़ रही है। प्रोटॉन तो पूरा पूरा एक बढ़ रहा है ना, 21 का 22 हो गया, 22 का 23 हो गया। रिपल्शन तो अपने सेल की 0.35, दूसरे वाले की 0.85 यानी कि 0.85। रिपल्शन उतनी थोड़ी बढ़ रही है जितनी अट्रैक्शन बढ़ रही है, यानी कि अल्टीमेटली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है। मानते हो ये बात? तो अगर अक्रॉस द पीरियड ये साइज डिक्रीज कर रहा है,
करना चाहिए, तो फिर इरेगुलरिटी क्या है? इरेगुलरिटी ये है कि एक्चुअली में ये ऑर्डर नहीं है। तो होता क्या है, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक, स्कैंडियम से लेके यहां तक तो ये करता है डिक्रीज, पर यहां से लेके यहां तक ये लगभग रहता है कांस्टेंट, एंड यहां ये करता है इंक्रीज। तो ये क्या लग रहा है यार? ठीक है ना, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहां पे ये पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर क्रोमियम से लेके कॉपर तक लगभग लगभग क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। एंड देन अगर कॉपर से सिंक लगाएं तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने की बजाय। फाइन, तो अगर मैं आपको एक रैंडमली यार वैल्यूज लिख के दूं, तो यार ये ना 144, 132, 122, 117, 117, 117, 116, 117, 115, 122, अब 25। आई एम जस्ट रिटन द रैंडम वैल्यूज, कुछ ज्यादा मैंने वो नहीं किया, ठीक है ना, मतलब आई एम नॉट टेकिंग अ हार्ड इश्यूज। फाइन, अब मुद्दे की बात ये है कि यहां तो ये डिक्रीज हो रहा है, यहां ये कांस्टेंट, यहां ये इंक्रीज हो रहा है, इस चीज को आपको रखना है याद, क्योंकि ये हमारी इरेगुलरिटी नंबर 1 है। अब दूसरी बात, ये इरेगुलरिटी को एक्सप्लेन करना है। फाइन, तो लेट्स हैव इट, इस इरेगुलरिटी को एक्सप्लेन कर दें कि हो क्या रहा है। तो ये तो हो गया गलत, इसको तो कर दें इरेज। फाइन, बिकॉज जनरली ये नॉट डिक्रीज कर रहा है, तो इसको तो कर दें इरेज, जब ये काम का ही नहीं है। क्लियर? अब आ जाइए इस पे, ये डिक्रीज क्यों कर रहा है? बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, पहले डिक्रीज का फैक्ट लिख लेते हैं। लेफ्ट से राइट जाते टाइम प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण साइज डिक्रीज कर रहा है, जो कि जनरली होना चाहिए था, जनरली ऐसा ही होना चाहिए था। अक्रॉस द पीरियड यही काम तो होता है। क्या? जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, प्रोटॉन्स के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण चीजें साइज छोटी हो जाती है, बिकॉज जितना न्यूक्लियर ज्यादा खींचेगा उतनी वो चीज छोटी हो जाएगी। कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। फिर यहां ऐसा क्या हुआ, 24 नंबर क्रोमियम पे आके इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि यहां तक ये कांस्टेंट रह गया। तो अब इसको देखिए, बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, यहां पे इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो प्रोटॉन्स बढ़ रहे थे, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिसके कारण साइज घटना चाहिए। एक तो हुआ ये, पर आप एक बात सोचिए, यहां हो क्या रहा है? आप किसी का भी एक का कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए, आप मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए। मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 fine, and if I rearrange it, आप सोच के देखो क्या होगा। जब आप मैंगनीज से आयरन पे जा रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कहां ऐड हो रहा है? यहां। आप आयरन से कोबाल्ट पे जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन कहां ऐड हो रहा है? यहां। आप कोबाल्ट से निकल पे जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन कहां ऐड हो रहा है? यहां। निकल से कॉपर पे जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन कहां ऐड हो रहा है? सब कुछ अंदर ऐड हो रहा है। बाहर वाला शेल तो देखो यही है। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? न्यूक्लियस का बिल्कुल बाहर वाले शेल के साथ डिस्टेंस, बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ डिस्टेंस। तो अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर अगर ऐसी बात है, फिर वो तो यहां पे भी यही है, इसकी भी तो किसी की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो बाहर 4s2 ही आएगा। पर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा याद करिए स्लेटर रूल को, थोड़ा सा याद करिए स्लेटर रूल को।
अंदर के डी में इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अर्नब वांट टू आस्क मी अ डाउट, अर्नब मेरे से डाउट पूछना चाहता है, मैं उसे फोकस करना चाहता हूं, पर बीच में कोई और ही बंदा पैदा हो रहा है, पीछे नहीं आगे बैठ रहा। नया बंदा जो है हर बार क्या होना चाहिए था, पीछे आगे ऐड होना चाहिए था, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्नब थर्ड बेंच पे बैठा है या फोर्थ पे बैठा है, ही वांट टू आस्क मी अ डाउट, बीच में से बंदा आ रहा है, फोर्थ का अर्नब मेरे से डाउट पूछना चाहता है, पर थर्ड में से एक और, थर्ड बेंच में से एक और पैदा हो गया बंदा, थर्ड में एक और पैदा हो गया। तो वो अल्टीमेटली एक एक अंदर से जो पैदा हो रहे हैं वो हमारी रिपल्शन को इतना ज्यादा बढ़ा रहे हैं कि अल्टीमेटली हमारी रिपल्शन बढ़ रही हैं, जिसके कारण साइज बढ़ रहा है। सोच के देखिए यहां पे क्या हो रहा है। ये मान लीजिए ये फोर्थ शेल का इलेक्ट्रॉन है, तो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अब फोर्थ इसके कारण पता है क्या है, कितनी ज्यादा रिपल्शन खा रहा है। जैसे ही थर्ड में इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इसको और रिपल्शन मिली, वो और बड़ा होता है। यहां तक ज्यादा दिक्कत नहीं थी, बिकॉज यहां तक 3D में इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है। अगर मैं वेनेडियम की बात करूं तो 3D 3 है, टाइटेनियम की बात करूं तो 3D 2 है, स्कैंडियम की बात करूं तो 3D 1 है। अरे अर्नब और मेरे बीच में सिर्फ एक दो लोग ही पैदा हुए हैं, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर अब क्या हो रहा है, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए। 3D के इलेक्ट्रॉन्स जब तो 1-2 थे, तब तो वो इतनी ज्यादा रिपल्शन नहीं कर रहे थे। अब जब ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, देखो अंदर कुछ बढ़ रहा है ना तो रिपल्शन बढ़ेंगे, बाहर कोई आ रहा है अपने कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 5वें सेल में 5, 7, 10 लोग आ जाए, अपने कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। पर ये जो अंदर पैदा हो रहे हैं ना, अंदर की तरफ आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये जो है ना अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाने के चक्कर के कारण, अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाने के चक्कर के कारण ये अल्टीमेटली रिपल्शन कर रहे हैं, जिसके कारण साइज हो जाना चाहिए बड़ा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इन द, मैं ऐसे लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल बढ़ रहे हैं, इनर शेल बढ़ रहे हैं तो स्क्रीनिंग यानी कि सिग्मा बढ़ रहा है, एंड स्क्रीनिंग बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रहा है। तो ये बंदा कहता है कि साइज यहां तो घटना आना चाहिए था, सही कर लीजिए, इसे साइज घटा हुआ आना चाहिए था, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो साइज छोटा आना चाहिए था। इस बंदे के अकॉर्डिंग तो साइज घटना चाहिए एंड इस बंदे के अकॉर्डिंग साइज बढ़ना चाहिए। देखिए इधर जाते हुए प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो साइज घटना चाहिए, एंड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो स्क्रीनिंग बढ़ रही है। देखो बहुतों के दिमाग में ये डाउट आता है, लेट मी क्लैरिफाई इट अगेन। वैसे तो काफियों को क्लियर हो गया होगा, एक बार दोबारा से सुनिए, दोबारा क्लियर करिए। कईयों के दिमाग में ये आता है कि सर हर बार ही तो लेफ्ट से राइट जाते हुए प्रोटॉन बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो आप आज क्यों ये बात कह रहे हो? देखिए हर बार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, पर वो बाहर के सेल में बढ़ रहा है। यहां एक शब्द लिखा हुआ है, ये देखो इस पे, ये ध्यान दो इस शब्द पे, इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल बढ़ रहे हैं। यहां भी इनर शेल में बढ़ रहे थे, पर यार ज्यादा नहीं थे, 1 2 3 ठीक है यार, इतना हम काम चला सकते हैं। जहां तक जब तक ये डिक्रीज हो रहा है, एवं 1 2 3 इलेक्ट्रॉन से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा अंदर। पर जब 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, मेरे और अर्नब के बीच में बंदे बढ़ते, 1 2 आए, तब तक हमने चलो कोई बात नहीं, अर्नब ने समझौता कर लिया, सर इसको बता दो कोई बात नहीं, ठीक है ना, आप मेरे ऊपर कम फोकस करो। फाइन, वो 4s2 का इलेक्ट्रॉन था, मेरे से अट्रैक्ट होना चाहता था, पर बीच में 1 2 बंदे आए, चलो कोई बात नहीं, 1 2 तक कोई बात नहीं। पर आते ही गए, आते ही गए, आते ही गए, आते ही गए, तो 3D में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए तो फिर रिपल्शन बढ़ता गया। अब हम उसे कंसिडर करेंगे। जब तक 1 2 थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, चलो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, साइज कम हो जाना चाहिए। पर यार ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, और अंदर के शेल, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इनर शेल में बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण स्क्रीनिंग बहुत बढ़ती जा रही है। अंदर स्क्रीनिंग वाले रिपल्शन बहुत बढ़ रहे हैं, रिपल्शन बढ़ने के चक्कर में ये फोर्थ शेल क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। क्लियर? एंड फोर्थ शेल बड़ा हो रहा है, जिसके कारण साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। फाइन, तो दोनों फैक्टर हैं, तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को कर देंगे नलिफाई, ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो मतलब ना तो साइज बढ़ेगा ना ही साइज घटेगा, कोई दिक्कत।
हालांकि यार ये जो इरेगुलरिटी हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली में क्लास 12th का डी ब्लॉक का टॉपिक है, फाइन, पर थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, बिकॉज अगर हम एक अच्छे लेवल के टॉपिक करना चाहते हैं तो पहले से ही हमें ऐसी चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। टॉपिक हम पढ़ेंगे क्लास 12th में से दोबारा से, तब तक आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे ऐसी चीजों के साथ, ठीक है ना। पर अभी से चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज तब तक तो फिर हम बहुत हाई लेवल पहुंच जाएंगे। लेट्स मूव टू द थर्ड थिंग। अब यार ये कॉपर से जिंक के चक्कर में क्या हो गया, तो बड़ा सिंपल सा फंडा भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे, तो यहां आके और काफी बढ़ गए होंगे। इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स इतने बढ़ गए यहां पे आके कि अब तो अर्नब का पारा हाई हो गया पूरा, ठीक है ना। ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी कि अब ये इफेक्ट ही नहीं रहा, इसका इफेक्ट डोमिनेट कर गया है, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल कर रहे हैं इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल कर रहे हैं इंक्रीज, जिसके कारण स्क्रीनिंग हो रही है इंक्रीज, जिसके कारण साइज हो रहा है इंक्रीज। तो मैं बड़ा सिंपल से तरीके से कह सकता हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेटिंग है यहां पे, यहां सिग्मा डोमिनेटिंग एंड यहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण आया हुआ इफेक्ट, इफेक्ट इसका और इफेक्ट इसका एक दूसरे को कर रहे हैं कैंसल। ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, याद रखना, मैंने वैल्यू नहीं लिखा, इफेक्ट लिखा है। इफेक्ट ड्यू टू जेड स्टार, इफेक्ट ड्यू टू सिग्मा, ये दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं कैंसल आउट, जिसके कारण साइज रह रहा है कांस्टेंट। कोई दिक्कत? दिस इज द इर्रेगुलरिटी नंबर 1. Now move to the irregularity number 2. So irregularity number 2, फाइन। सो इसमें हम बेसिकली अपने पिछला irregularity number 1 करेंगे यूज। लॉजिक, चलिए। सो बेसिकली हमारे पास इरेगुलरिटी नंबर 2 तैयार है, वो है साइज ऑफ एल्यूमिनियम और गैलियम को डिस्कस करना। इरेगुलरिटी नंबर 2, साइज ऑफ एल्यूमिनियम वर्सेस साइज ऑफ गैलियम। क्या होना चाहिए यार? होना तो ये चाहिए कि गैलियम एल्यूमिनियम से बड़ा होना चाहिए। क्यों? बिकॉज जैसे हम नीचे जाते हैं, होना क्या चाहिए, गैलियम एल्यूमिनियम से बड़ा जनरली, बिकॉज शेल ज्यादा है। थोड़ा सिंपल सा फंडा है यार, आज तक हम यही पढ़ते आए हैं, ऊपर से जब नीचे जा रहे हैं, ये तो हमने इतना ज्यादा आसान तरीके से कर लिया था कि भाई इसके ऊपर टाइम ही नहीं लगा कि भाई ऊपर से नीचे आ रहा है तो शेल बढ़ रहा है, शेल बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगा, इजंट इट। हमने सीधे ही बोल दिया कि हाइड्रोजन से बड़ा लिथियम, लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा सीजियम। बड़ी सिंपल सी बात है, शेल बढ़ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, तो ये होना चाहिए जनरली, पर नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। तो क्या हो गया यहाँ पे, ऐसा क्या हो गया यहाँ पे एल्यूमिनियम गैलियम के चक्कर में? तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड के अंदर ये 3D लाइन थी, ये सारी की सारी 3D लाइन है, पता है ना। तो अभी अभी हम करके हटे एक चीज, अभी अभी हमने एक बात करी है 3D के अंदर, क्या कि ये जो 10 के 10 लोग हैं, इनके कारण 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स बढ़े हैं, ठीक है ना। ड्यू टू दिस, देखिए यहाँ पे नंबर है 13, यहाँ पे नंबर है 5 एंड यहाँ पे गैलियम का नंबर है 31, ठीक है। बोरॉन का नंबर है 5, एल्यूमिनियम का नंबर है 13 एंड गैलियम का नंबर है 31। यहां 8 बढ़ रहे हैं पर यहां 18 बढ़ गए, यानी कि मैं कह सकता हूं
addition of extra 10 d ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स, मानते हैं ये बात? यहां पे 10 d के इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आए हैं, कोई दिक्कत? फाइन। एंड d है क्या, यहां 10 प्रोटॉन्स बढ़ गए एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। आपने स्लेटर्स रूल पढ़ा है, आप याद करिए, प्रोटॉन का बढ़ना ज्यादा इफेक्टिव है या इलेक्ट्रॉन का? डेफिनेटली इंक्रीज इन प्रोटॉन इज मोर इफेक्टिव, जिसके कारण मैं कह सकता हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा। या फिर सब कुछ छोड़ो, आप अभी अभी पढ़ के आए हो, इसका साइज 144 पिकोमीटर है, ये 132 है, ये कांस्टेंट रह के ये 125 ही बना है जिंक। इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, 144 से जिंक तक जाते जाते, स्कैंडियम से जिंक तक जाते जाते हुआ क्या, बढ़ा या कम हुआ? डेफिनेटली क्या हुआ, कम। तो एक्चुअली में इसी बात का भुगतान करना पड़ता है गैलियम। गैलियम के पास एक शेल ज्यादा है, मान लिया, गैलियम के पास एक शेल ज्यादा है, मान लिया, पर गैलियम के आगे क्या है, डी ब्लॉक, जो एल्यूमिनियम के आगे नहीं है। देयर इज नो डी ब्लॉक, देयर इज नो डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स बिफोर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के आगे नहीं है पर गैलियम के आगे है, ठीक है ना। एंड अभी अभी हम इरेगुलरिटी नंबर 1 में कहते हैं दैट डी जो है ना वो साइज अल्टीमेटली छोटा कर देता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, जिसके कारण गैलियम का साइज निकल के आता है 135 पिकोमीटर, जबकि एल्यूमिनियम का साइज निकल के आता है 143 पिकोमीटर। गैलियम तो काफी ज्यादा बड़ा आना चाहिए था, पर इसके सामने जो डी है, डी में 10 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए, जो एल्यूमिनियम के आगे नहीं आए। तो इन 10 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो एक्स्ट्रा आ गए, देखो यहाँ एक्स्ट्रा है, मैंने ये शब्द लिखा है यहाँ पे, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा 10 डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन। ये जो एक्स्ट्रा आ गए हैं, जो एल्यूमिनियम के आगे नहीं आए हैं, गैलियम के आगे आ गए हैं, जिनके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना बढ़ गया है कि साइज अल्टीमेटली क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट। इसी बात को हम पता क्या बोलते हैं, डी कॉन्ट्रैक्शन। 10 एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स और 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के कारण प्रोटॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना बढ़ गया है कि अल्टीमेटली ये साइज क्या हो गया, पिचक गया। एल्यूमिनियम के सामने देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, एल्यूमिनियम जनरली जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, पर गैलियम के एकदम आगे क्या आ गया, डी। धोखा हो गया यार गैलियम के साथ। गैलियम वाज एक्सपेक्टिंग यार जैसे बोरोन के बाद एल्यूमिनियम के पास 8 बढ़ के आए हैं, मेरे पास भी 8 बढ़ के आएंगे, मेरा एक्सेल ज्यादा है, मैं बड़ा आऊंगा। पर गैलियम के साथ क्या होगा, धोखा। 8 की बजाय कितने बढ़ गए, 18 बढ़ने के कारण ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड। गैलियम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं था कि 18 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। उसने बोला यार 8 बढ़ने चाहिए थे, 18 बढ़ गए, गड़बड़ हो गई। और गड़बड़ हो गई तो क्या फिर, अब जो धोखा होता है इंसान के साथ तो इरेगुलरिटी बनती है फिर, ठीक है ना। तो गैलियम यार वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई 5 में 8 जोड़े 13 आ गए, हमारा 21 आना चाहिए, पर आया गया 31। 10 एक्स्ट्रा लोग आ गए, वो 10 एक्स्ट्रा लोग कौन है, डी वाले। अब डी का साइज क्या होता है, छोटा, क्योंकि डी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अंदर ऐड होते हैं, जिसके कारण साइज छोटा होता रहता है। अगर तो बाहर ऐड हो फिर तो साइज हो जाए बड़ा, इलेक्ट्रॉन तो अंदर ही घुसता रहता है तो यार साइज छोटा ही रहेगा, ठीक है ना। जब यार आप किसी भीड़ वाली जगह में अंदर ही घुसाते रहोगे तो उसका साइज अल्टीमेटली बड़ा थोड़ी होगा। तो डी तो यार अंदर के अंदर ही घुसता रहता है, तो साइज अल्टीमेटली क्या रहता है, छोटा। इसके कारण गैलियम का साइज उतना बड़ा हो ही नहीं पाया जितना होना चाहिए था। फाइन, तो अल्टीमेटली गैलियम रह गया छोटा, यानी कि 135 पिकोमीटर अगर मैं स्टैटिस्टिकली बात करूं, ठीक है ना। एंड एल्यूमिनियम इज 143 पिकोमीटर। सो अल्टीमेटली क्या हो गया है, एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन गैलियम, एंड दिस irregularity is due to decontraction। इस चीज को क्या कहते हैं, decontraction, यानी कि डी ने हमारा काम पिचका दिया, कोई दिक्कत। फाइन, सो डी के एक्स्ट्रा 10 प्रोटॉन्स और एक्स्ट्रा, हमने यार देखो अपने लिए तो बहुत सौखा है समझना,
हमारे लिए बहुत आसान है समझना। क्यों? क्योंकि हमें तो स्लेटर्स रूल पड़ा हुआ है, हमें पता है 10 प्रोटॉन का इफेक्ट 10 ही होता है, पर 10 इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट या तो 0.35 होता है या फिर 0.85 होता है, पूरा तो नहीं होता। इसका मतलब कौन ज्यादा है, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, ये कभी भी इसके बराबर तो नहीं आएंगे। इसका मतलब हमेशा अल्टीमेटली किसका इफेक्ट ज्यादा है, प्रोटॉन का इफेक्ट ज्यादा ही रहेगा। अगर प्रोटॉन का इफेक्ट ज्यादा है तो नेट न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा ही आएगा, और अगर नेट न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा आएगा तो साइज हो जाएगा छोटा, जो कि गैलियम के सामने साइज इतना छोटा होगा कि फिर गैलियम तो यार कैसे ऐसे अल्टीमेटली कैसे एकदम से थोड़ी बड़ा हो जाएगा। ये सब एल्यूमिनियम के सामने नहीं हुआ, जिसके कारण गैलियम के साथ हुआ धोखा। एंड गैलियम जो एल्यूमिनियम से बड़ा आना चाहिए था, शेल ज्यादा होने के कारण थोड़ा सा छोटा रह गया। कोई दिक्कत? सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इरेगुलरिटी नंबर 2। कोई दिक्कत? तो इरेगुलरिटी नंबर 1 को हमने यूज किया 2 में, अब इरेगुलरिटी नंबर 2 को हम यूज करेंगे इरेगुलरिटी नंबर 3 में। लेट्स हैव इट। सो इरेगुलरिटी नंबर 3, फाइन। सो लास्ट इरेगुलरिटी है, ये काफी एडवांस लेवल चीजें चल रही है ना। वैसे यार ये सारी की सारी क्लास 12th की इरेगुलरिटीज हैं, क्लास 11th में इतना ज्यादा इनके ऊपर फोकस नहीं किया जा सकता, पर अभी पढ़ लेंगे बाद में बहुत अच्छा रहेगा। फाइन, चलिए। अभी मेरे को उधर ज्यादा नहीं चाहिए, तो जहां ज्यादा चाहिए मैं वहां पे फोकस रखता हूँ, ठीक है ना। फाइन, तो दिस इज, याद है ना शक्ति वाली लाइन। उसके बाद ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है तुम्हारी, याद है ना। देन ला हफ्ता, एंड देन अरे आर डी शर्मा बुक के होते हैं मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल। कोई दिक्कत? फाइन, तो अपने को यहां क्या करना है, दिस इज 57 नंबर बंदा एंड दिस इज 72 नंबर बंदा, ठीक है ना। एंड दिस इज 89 नंबर बंदा एंड दिस इज 104 नंबर बंदा। फाइन, वी ऑल नो कि इनके बीच में क्या आता है, स्टार यानी कि लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है ना। इनके बीच में क्या आती है, लेंथेनाइड सीरीज 58 से लेके 71 तक। इनके बीच में क्या आता है, एक्टिनाइड सीरीज यानी कि 90 से लेके 103 तक, ठीक है ना। 58 से लेके 71 तक यहाँ पे हमारे पास आती है लेंथेनाइड सीरीज, एंड यहाँ पे हमारे पास आती है एक्टिनाइड सीरीज। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और करते हैं। दिस इज नंबर 21, दिस इज नंबर 39, दिस इज नंबर 22, दिस इज नंबर 40। अब आप एक बात समझिए, देखिए तो मैं पहली लाइन को उठाता हूं, स्कैंडियम, ड्यूटेरियम, लैंथेनम, एक्टिनियम। इस लाइन को उठाता हूं, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, बिकॉज शेल्स बढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है, शेल बढ़ रहे हैं इसलिए साइज बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर फिर इरेगुलरिटी कहाँ है? आप तो इरेगुलरिटी की बात कर रहे थे। अरे रुकिए, इरेगुलरिटी भी है, यहाँ है। पहले ये बताओ, यहाँ तो क्लियर है ना। देखो स्कैंडियम से ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम से लैंथेनम, लैंथेनम से एक्टिनियम, कोई दिक्कत? फाइन, शेल बढ़ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है। नाउ बट टाइटेनियम वाज एक्सपेक्टिंग, मतलब कि भाई एक ज्यादा है मेरा, एक ज्यादा है तो साइज थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल स्कैंडियम का साइज टाइटेनियम से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है ना। बट जिरकोनियम वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई मैं टाइटेनियम से बड़ा हूं, ठीक है ना, तो मेरा साइज बड़ा हो जाना चाहिए। फाइन, बिकॉज टाइटेनियम इज 22, दिस इज 40। ये सोच के बैठा था कि 18 जुड़ेंगे और मेरे पास आएंगे, ठीक है सर। What happens in the case of हाफनियम? 72। देखो हाफनियम के साथ भी आज वही हुआ है जो अभी 15 मिनट पहले गैलियम के साथ हुआ था। वही सेम धोखा, वही सेम कहानी, सीजन 2 ऑफ धोखा, ठीक है ना, नहीं सीजन 3। फाइन, मतलब पहला वाला तो थोड़ा सा अलग था, ठीक है ना, पर सेकंड और थर्ड में कहानी सेम है।
यानी कि यहाँ हाफ नियम को फील हुआ, क्या फील हुआ यार कि 18 बढ़ने चाहिए थे, मेरा नंबर 58 आना चाहिए था, 57 के बाद मेरा 58 नंबर आना चाहिए था, आ गया 72। ये क्या हो गया, बीच में कौन आ गया, अरे भैया बीच में आ गए एक्स्ट्रा 14 इलेक्ट्रॉन्स एंड 14 प्रोटॉन्स ड्यू टू एफ ब्लॉक। अब इनके चक्कर में क्या हुआ, वही हुआ जो पहले हुआ था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। बिकॉज हमें भी पता है कि प्रोटॉन का बढ़ना और इलेक्ट्रॉन का बढ़ना किसका ज्यादा इफेक्टिव है, प्रोटॉन का बढ़ना ज्यादा इफेक्टिव है, जिसके कारण साइज क्या हो गया, छोटा। 14 इलेक्ट्रॉन्स एंड 14 प्रोटॉन्स, किसका बढ़ना ज्यादा इफेक्टिव है, ऑब्वियसली प्रोटॉन का, क्योंकि अभी अभी मैं स्लेटर से भी बताया मैंने अभी अभी स्लेटर से भी कि दोनों में से किसका बढ़ना ज्यादा इफेक्टिव होता है, डेफिनेटली प्रोटॉन का, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, जिसके कारण साइज घट गया। इज दैट थिंग क्लियर। इसका मतलब हुआ क्या कि लेंथेनम तो ड्यूटेरियम से बड़ा है, पर जिरकोनियम हाफनियम के बराबर है, क्योंकि हाफनियम के पास एक शेल ज्यादा था। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, शेल ज्यादा था पर इसके पास कॉन्ट्रैक्शन भी तो है, एंड कौन सी कॉन्ट्रैक्शन, एफ कॉन्ट्रैक्शन। समझ के देखिए, हाफनियम के पास जिरकोनियम से एक शेल ज्यादा था मान लिया, पर हाफनियम के पास एक शेल भी ज्यादा था, वो था एफ ब्लॉक, यानी कि ये लेंथेनाइड। तो ये जो लेंथेनाइड था, जिसके कारण 14 एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स 14 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए, जिसने साइज को एकदम से पिचका दिया। बिकॉज 14 लोगों के आने से, 14 इलेक्ट्रॉन्स और 14 प्रोटॉन्स के आने से प्रोटॉन्स का आना ज्यादा इफेक्टिव है, जो साइज को छोटा कर देता है। यही बात तो हम अभी अभी डी में करके थे। तो वही जो चीज डी में हुई कि डी ने कॉन्ट्रैक्शन कर दी, जिसके कारण गैलियम छोटा हो गया, यहाँ एफ ने कॉन्ट्रैक्शन कर दी, जिसके कारण हाफनियम छोटा हो गया, एंड इस चीज को बोला जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ये लेंथेनम के कारण, ये 14 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के कारण हमारा साइज इतना छोटा हो गया कि अल्टीमेटली हाफनियम जिरकोनियम के क्या हो गया, बराबर। एंड दिस इज द इर्रेगुलरिटी नंबर 3। कोई दिक्कत, दैट इज यहां तक ये चीज सही है, यहां ये चीज सही है, पर यहां ये, यानी कि स्कैंडियम से यूट्रियम बड़ा है, यूट्रियम से लेंथेनम बड़ा है, पर टाइटेनियम से जिरकोनियम तो बड़ा है, पर जिरकोनियम हाफनियम के बराबर है। दिस इज द इरेगुलरिटी नंबर 3 एंड द रीजन फॉर दैट इज एक्स्ट्रा एफ के इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के कारण साइज का हो जाना छोटा, जिसको हम बोलते हैं या तो एफ कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कोई दिक्कत, क्लियर। सो दिस इज इरेगुलरिटी नंबर 3। ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिकॉज अभी कोई बात नहीं, 11th में ही ये किया है, 12th में पूरा पूरा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक के ऊपर। फाइन, तो इतना ज्यादा टेंशन लेने वाली मुद्दा नहीं है, जितना समझ आ जाए उतना बहुत अच्छा है। फाइन, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जिसे हम बात करेंगे अगले पीरियोडिक ट्रेंड की। ये हमारा एटॉमिक रेडियस होता है कंप्लीट। फाइन, चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए, लगे रहिए, मैं आपके साथ।